हेलो दोस्तों, ऑक्टीफॉक्स हॉरर मूवी टाइम पेश कर रहे हैं बुलबुल। हमने आज तक चुड़ैल की बहुत सी कहानियां सुनी हैं जिनके दोनों पैर उल्टे होते हैं और जो अपने आसपास आने वाले सभी इंसान को मार डालती है। लेकिन ये मूवी एक ऐसी चुड़ैल की कहानी है जहां एक शांत और खुशहाल गांव में एक दिन एक चुड़ैल का आतंक चारों तरफ फैल जाता है, जो उस गांव के सिर्फ मर्दों को ही मार रही थी। लेकिन क्यों? क्या वो सच में कोई चुड़ैल थी या कुछ और? इन्हीं कुछ सवालों के जवाब हमें इस कहानी में मिलेंगे और अंत का ट्विस्ट हम सबके होश उड़ा देगा। ये कहानी उस वक्त की है जब हमारे भारत देश पर अंग्रेज़ों का शासन था और जिस वक्त बालिका, वधू और सती जैसी कई और कुरीति रिवाज से महिलाओं को दबाए रखा जाता था। लेकिन ये फिल्म उस वक्त की है जब स्त्रियों ने अपने सामर्थ्य से अपना अधिकार और समाज में अपना एक अलग स्थान बनाना शुरू कर दिया था। इस फिल्म के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बीच बीच में बताता रहूँगा, इसलिए इस एक्सप्लेनेशन को आप ध्यान से सुनिएगा। और हाँ दोस्तों, जिन्होंने हमें सब्सक्राइब कर लिया है उनके लिए ढेर सारा प्यार, और जिन्होंने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया वे लोग जल्दी से हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए हमारे साथ जहां डर का बसेरा है। तो चलिए बिना देरी किए सीधे चलते हैं मूवी एक्सप्लेनेशन की तरफ। फिल्म की शुरुआत 1881 में बंगाल से होती है। ये आज़ादी से पहले की कहानी है, जिस कारण अभी तक ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल का जन्म नहीं हुआ था। तो हम बुलबुल नाम की 5 या 6 साल की एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची को शादी के जोड़े में देख पाते हैं। मतलब एक बालिका वधू को देख पाते हैं जिसकी शादी पास ही के गांव में रहने वाले एक जमींदार इंद्रनील ठाकुर से होने वाली थी। लेकिन उस छोटी सी बच्ची बुलबुल के लिए ये तो सिर्फ एक गुड़ियों के खेल जैसा ही था, जिस कारण मौका पाते ही वो घर के बाहर बागीचे में खेलने चली गई थी। दूसरी तरफ हमें इंद्रनील ठाकुर को दिखाया जाता है, जो 21 या 22 साल के एक नौजवान लड़के हैं और अपने पूरे परिवार के साथ बुलबुल से शादी करने आए हुए थे। इस ठाकुर परिवार में इंद्रनील ठाकुर खानदान के बड़े बेटे थे। उनके झुर्वे और मझले भाई थे महेंद्र ठाकुर, जिनकी शादी विनोदिनी से हुई थी, और उनके छोटे भाई सत्या ठाकुर। इंद्रनील और महेंद्र दोनों जुर्वे भाई होने के साथ साथ हम शक्ल भी थे। लेकिन महेंद्र ठाकुर की सोच और उसका दिमाग उसके बचपन में ही रह गया था, जिस बात की नाराज़गी हम विनोदिनी के चेहरे पर साफ साफ देख पा रहे थे। और आज तो उनके खानदान की बड़ी बहू भी आने वाली थी, जो उम्र में उससे काफ़ी छोटी थी। लेकिन रिश्ते में बड़ी होने के कारण विनोदिनी को उसे ज़िंदगी भर बड़ी बहू कहकर पुकारना होगा और कभी कभी तो उसके पैरों को छूकर आशीर्वाद भी लेना होगा। लेकिन वो क्या ही कर सकती थी। तो एक तरफ जहां बुलबुल का सारा परिवार इंद्रनील ठाकुर का स्वागत कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ बुलबुल वहां से निकलकर हवेली के बागीचे में मस्ती कर रही होती है, जहां उसकी मुलाकात सत्या से होती है, जिसे देख उसे लगता है कि उसकी शादी सत्या ठाकुर के साथ होने वाली है, क्योंकि सत्या लगभग उसके हम उम्र का था। तो उसके बाद बुलबुल की शादी इंद्रनील से हो जाती है और विदाई के बाद वे लोग उसे लेकर अपने हवेली की तरफ रवाना हो जाते हैं। सफ़र थोड़ा लंबा था और बुलबुल को नींद भी नहीं आ रही थी। ये देख सत्या उसे एक चुड़ैल की कहानी सुनाने लगता है कि चुड़ैल के पैर उलटे होते हैं, जो पेड़ों पर रहती है। वो हवा में उड़ सकती है, पेड़ों पर उल्टा लटक कर लोगों को देखती है और उन्हें मार के खा जाती है। ये कहकर वो बुलबुल को डराने की कोशिश करता है और देखते ही देखते वे लोग ठाकुर की हवेली तक पहुंच जाते हैं। रात को बुलबुल के कमरे में महेंद्र आता है, जो उसे गुड़िया बोलकर उसके साथ खेलने लगता है। तभी वहाँ इंद्रनील आ जाता है और विनोदिनी को महेंद्र का ख्याल न रखने के लिए डांटता है। महेंद्र के जाने के बाद बुलबुल पूछती है कि उसका पति सत्या कहाँ है, जिससे उसकी शादी हुई है और जिसके साथ वो पालकी में आई थी, जिस पर इंद्रनील उसे बताता है कि वही उसका पति है। लेकिन बुलबुल तो अभी भी यही समझ रही थी कि उसकी शादी सत्या से हुई है। उसे क्या पता था कि कौन उसका पति है और कौन देवर, और इन दोनों रिश्तों में क्या फ़र्क है। लेकिन इन सब से बेखबर उसके लिए तो उसका बचपन और खेल कूद ही मायने रखता था, क्योंकि वहाँ उसे सत्या के रूप में एक दोस्त जो मिल गया था, जिसके साथ बुलबुल पूरा दिन खेलती रहती थी और रात होने पर सत्या से भूतों और चुड़ैलों की कहानियाँ सुनती थी। लेकिन किसी को क्या पता था कि यहाँ से बुलबुल की एक नई कहानी रची जाने वाली थी, जो हमारे सामने परत दर परत खुलने वाली थी। लेकिन उसके लिए अभी काफ़ी वक्त था, जिसके बाद कहानी शुरू होती है सीधे 20 साल बाद से, जहाँ हम सत्या को देख पाते हैं, जो अब काफ़ी बड़ा हो गया था और लंदन से अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी करके 5 साल बाद घर वापस आ रहा था। हम एक और बात नोटिस करते हैं कि उस गांव में रात का रंग अब लाल रहता है, जो कि 20 साल पहले नहीं थी। खैर, तो सत्या को ले जाते वक्त गाड़ीवान बहुत डरा हुआ रहता है
और पूछने पर वो बताता है कि इस जंगल में एक चुड़ैल रहती है जो रात के वक्त बाहर निकलती है, जिसे सुन सत्या हंसने लगता है और उसे इग्नोर कर देता है। रात का वक्त था और इतना लंबा सफ़र करने के कारण सत्या को थकान भी बहुत हो रही थी, जिस कारण उसकी आंख लग जाती है। हवेली जाते वक्त रास्ते में एक टूटा हुआ पेड़ उनका रास्ता रोक देता है, जिसे देख गाड़ीवान डरते हुए नीचे उतरकर उसे हटाने लगता है। और तभी हम उस चुड़ैल को देख पाते हैं जो पेड़ से उल्टा लटक कर सत्या को देखने लगती है। सत्या को यह आभास होता है कि उसके आसपास कोई है, जिससे सत्या की अचानक नींद टूट जाती है। और इससे पहले कि सत्या उसे देख पाता, वो चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। और तब तक वो गाड़ीवान भी उस पेड़ को रास्ते से हटा के वापस आ गया था। इस छोटी सी अड़चन के बाद वे लोग हवेली तक पहुँच जाते हैं और सत्या भी अपने कमरे में जाकर सो जाता है। आधी रात को हम उस चुड़ैल की परछाई को देख पाते हैं, जो सत्या के पीछे पीछे हवेली तक पहुंच गई थी और वो सीधे उसके कमरे के अंदर चली जाती है, लेकिन उसे कुछ नहीं करती और ये सीन यहीं कट हो जाती है। दूसरे दिन की सुबह हम हवेली के एक नए चेहरे को देख पाते हैं। वहाँ सब कुछ बदल चुका था। इंद्रनील ठाकुर घर छोड़कर चले गए थे। 3 साल पहले महेंद्र ठाकुर की भी मौत हो गई थी और विनोदिनी विधवा आश्रम में चली गई थी। मतलब उनका परिवार पूरी तरह से बिखर गया था और वो छोटी सी प्यारी सी बुलबुल अब काफ़ी बड़ी हो गई थी। बुलबुल उस हवेली की ठकुराइन थी और इंद्रनील ठाकुर के वहाँ न होने के वजह से उनकी हवेली और जायदाद की देखभाल करने का जिम्मा उसके कंधों पर आ गया था, जिसे वो बखूबी से संभालने लगी थी। इन 20 सालों में ऐसा क्या हुआ और क्या क्या हुआ, ये हमें आगे की कहानी में धीरे धीरे पता चलेगा। बुलबुल बिल्कुल बदल चुकी थी और हम नोटिस करते हैं कि बुलबुल अपने पैरों में हमेशा जूते पहने रहती थी। खैर, तो हम वहाँ गाड़ीवान को अपने परिवार के साथ देख पाते हैं, जिसने पहली पत्नी के होते हुए दूसरी शादी की थी, जिससे बुलबुल उससे बहुत नाराज़ थी। लेकिन जब गाड़ीवान ने ये आश्वासन दिया कि वो दोनों पत्नियों को अच्छी तरह से रखेगा और बड़ी पत्नी को कभी भी कोई परेशानी नहीं होने देगा, तो बुलबुल उसे ये कहकर जाने देती है कि दूसरी पत्नी के आने से पहले पत्नी को अगर किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ़ हुई तो उसकी खैर नहीं। बुलबुल का ये रूप देख सत्या बहुत खुश होता है और जब सत्या बुलबुल से पूछता है कि इन पिछले 5 सालों में यहाँ ऐसा क्या हुआ जिससे उनका पूरा परिवार ही बिखर गया, तो ये सुन बुलबुल बात को टाल देती है और सत्या को लेकर विनोदिनी से मिलने चली जाती है। दूसरे सीन में बुलबुल और सत्या एक आश्रम में विनोदिनी से मिलने जाते हैं, जहाँ हम विनोदिनी के एक बिल्कुल ही अलग रूप को देख पाते हैं। जो औरत साज श्रृंगार और ठाट बाट में रहना पसंद करती थी, वो एक सफ़ेद साड़ी पहनकर और सिर मुंडवा कर एक आश्रम में रहने लगी थी। इतने सालों बाद अपने देवर सत्या को देख विनोदिनी बहुत खुश होती है। सत्या उनके परिवार का सबसे छोटा बेटा था और सबका दुलारा भी था। विनोदिनी उसे बताती है कि महेंद्र को एक चुड़ैल ने मारा है, क्योंकि महेंद्र के लाश के पास उसने उल्टे कदमों के निशान को भी देखा था। लेकिन सत्या का कहना था कि ये काम किसी चुड़ैल का नहीं बल्कि उसी शेर का होगा जो कुछ साल पहले आदमखोर हो गया था और जिसने गांव में दहशत फैला रखी थी। क्योंकि सत्या ये मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि ये काम किसी चुड़ैल ने किया है, क्योंकि उसके हिसाब से चुड़ैल जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। और दोनों विनोदिनी की बात को हंसी में उड़ा देते हैं और ये सीन यहीं कट हो जाती है। रात को सत्या उस आदमखोर शेर के शिकार पर निकलने वाला होता है, जहां उसकी मुलाकात डॉक्टर सुदीप से होती है, जो बुलबुल के पैरों का रूटीन चेकअप करने के लिए आए हुए थे। और यहाँ हमें पता चलता है कि बुलबुल के पैरों पर किसी कारण एक गहरी चोट आई थी और इसलिए उसे चलने फिरने के लिए हर वक्त उन जूतों को पहनकर रहना पड़ता था। और हर 2 या 3 दिन बाद डॉक्टर सुदीप उसके पैरों को चेक करने आते रहते थे। सुदीप बताते हैं कि उन्हें मास्टर दिनकर के घर भी जाना है, उनकी पत्नी की रूटीन चेकअप करने। मास्टर दिनकर का नाम सुन सत्या बोलता है कि वे तो बहुत ही अच्छे इंसान हैं, जिसे सुन बुलबुल हंसने लगती है और बताती है कि वो कोई अच्छे इंसान नहीं है। वो आए दिन अपनी पत्नी को पिटते रहते हैं, लेकिन उनकी पत्नी एक पतिव्रता स्त्री होने के कारण कभी भी इस बात की शिकायत नहीं की, जिसे सुन सत्या चुप हो जाता है। डॉक्टर सुदीप की अच्छाई और सादगी को देख बुलबुल और उनमें एक गहरी दोस्ती हो गई थी, लेकिन सत्या को बुलबुल का किसी दूसरे व्यक्ति से यूं घुलना मिलना अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन एक तो बुलबुल उसकी भाभी थी, ऊपर से ठकुराइन, जिस कारण वो बुलबुल से कुछ नहीं कहता। लेकिन हम उसकी आंखों में जलन को साफ साफ देख पा रहे थे, जिसे वो किसी तरह छुपाकर उस शेर के शिकार पर चला जाता है। गांव में उस चुड़ैल के आतंक से सभी इतने डरे हुए थे कि मास्टर दिनकर बस सिर्फ कुछ ही लोगों को अपने साथ ला पाए थे, जिनको साथ लेकर सत्या उस शेर के शिकार पर जंगल के अंदर चला जाता है। उस अंधेरी लाल रात में
वो जंगल भयानक दिख रहा था। देखते ही देखते वहाँ कोहरा छा जाता है और सभी एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। हम मास्टर दिनकर को देख पाते हैं, जिनके सामने वो चुड़ैल आ जाती है, जिसे देख वो अपनी जान बचाने भागने लगते हैं, लेकिन उस चुड़ैल से बच नहीं पाते और देखते ही देखते वो चुड़ैल उन पर हमला कर देती है। दिनकर की चीख सुन सत्या बाकी लोगों के साथ उनकी मदद के लिए उस तरफ भागता है। उधर डॉक्टर सुदीप को भी मास्टर दिनकर की चीख सुनाई देती है, तो वो भी उनकी मदद के लिए उस तरफ भागता है जहां सुदीप उस चुड़ैल को देख लेता है। लेकिन इससे पहले कि वो उस चुड़ैल तक पहुंच पाता, वो अचानक गायब हो जाती है और हम उस चुड़ैल को उसके पीछे देख पाते हैं, जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगती है। और तभी सत्या भी वहां पहुंच जाता है, जिसे देख वो चुड़ैल वहां से चली जाती है। तभी उन्हें शिकार पर आए बाकी लोगों की पुकार सुनाई देती है और जब सत्या और सुदीप वहां जाते हैं तो मास्टर दिनकर की लाश को पेड़ से उल्टा लटकते हुए देख पाते हैं, जिसे उस चुड़ैल ने मारकर पेड़ से उल्टा लटका दिया था। सुदीप बताता है कि जंगल के पास ही में उसका घर है, तो वो रात वे लोग उसके घर में बिता ले और सवेरे वे लोग दिनकर को लेकर गांव जाएंगे। ये जान सत्या उससे पूछता है कि अगर उसका घर जंगल के इतने करीब है तो क्या उसने कभी कुछ देखा या महसूस किया, जिस पर सुदीप मना कर देता है। सुदीप ने उस चुड़ैल को देखा था, लेकिन फिर भी वो चुप रहता है, क्योंकि शायद उसे भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं था। लेकिन डॉक्टर सुदीप की इस बात को सुन सत्या को उस पर शक होने लगता है, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जंगल के इतने करीब रहने के बावजूद उसने ना तो कुछ देखा और ना ही कुछ महसूस किया। ये बात सत्या को हजम नहीं हो रही थी, लेकिन वो भी कुछ नहीं कहता और ये सीन यहीं कट हो जाती है। दूसरे दिन की सुबह दिनकर को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर सत्या हवेली वापस आ जाता है और बुलबुल को दिनकर के बारे में बताता है। सत्या का कहना था कि ये किसी जानवर का नहीं बल्कि एक आदमी का काम है, क्योंकि कोई भी जानवर एक इंसान को मारकर उसे पेड़ से उल्टा नहीं लटका सकता, ये एक इंसान ही कर सकता है। जिस पर बुलबुल का कहना था कि ये किसी औरत का भी तो काम हो सकता है। बुलबुल का इशारा उस चुड़ैल की तरफ था, जिसे सुन सत्या हंसने लगता है। वे लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी विनोदिनी वहां आ जाती है, जिसे सत्या ने वहां बुलाया था। सत्या बताता है कि कुछ ही दिनों में महेंद्र दादा की बरसी आ रही है, इसलिए उसने विनोदिनी को यहाँ बुलाया है। ये कहकर सत्या कोतवाल से मिलने चला जाता है। कोतवाल उसे बताता है कि मास्टर दिनकर के कातिल का उन्हें अभी तक कोई भी सबूत या सुराग नहीं मिला, जिसे सुन सत्या खुद ही जांच पड़ताल करने जंगल के अंदर चला जाता है। डॉक्टर सुदीप पर तो उसे पहले से ही शक था, और जब उस जगह पर जाता है जहां पिछली रात को उसने सुदीप को देखा था, तो उसे वहां खून से सना एक हाथ का छाप दिखता है, जिसे देख उसे सुदीप पर और भी शक होने लगता है। लेकिन ये कोई ठोस सबूत नहीं था जिससे वो सुदीप को कातिल साबित कर सके। हवेली वापस आकर सत्या सीधे जाकर विनोदिनी से मिलता है और डॉक्टर सुदीप के बारे में पूछताछ करने लगता है कि वो कब से हवेली में आ रहा है, क्या उसका बुलबुल के पास ज़्यादा आना जाना है, वगैरह वगैरह। सत्या की बातों को सुन विनोदिनी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है और वो सत्या के कान भरने की कोशिश करने ही वाली होती है कि तभी बुलबुल वहाँ आ जाती है, जिसे देख विनोदिनी सहम जाती है और कुछ नहीं बोलती। ये देख सत्या भी किसी काम का बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है। सत्या के जाने के बाद विनोदिनी बुलबुल को बताती है कि पता नहीं क्यों सत्या उससे डॉक्टर सुदीप के बारे में पूछताछ कर रहा था, और बोलती है कि उसके मन में कोई पाप नहीं है, उसने आज तक किसी के साथ बुरा नहीं किया और ना ही किसी का बुरा चाहा। जिसे सुन बुलबुल मुस्कुराते हुए उससे बोलती है कि तुम सिर्फ पान बनाओ, जिससे बुलबुल का मतलब था कि तुम पान बनाओ, बातें नहीं। और यहाँ से हमें इस हवेली के उस इतिहास के बारे में धीरे धीरे पता चलता है, जिसका हर एक पन्ना इस कहानी के हर एक राज और हर एक दास्तां को बयां करने वाला है। जहाँ पहले अध्याय में हम देख पाएंगे कि एक औरत अगर चाहे तो अपने घर परिवार को आबाद कर सकती है और चाहे तो उसे बर्बाद। खैर, तो फ्लैशबैक की कहानी शुरू होती है 6 साल पीछे से, जहाँ ठाकुर का पूरा परिवार एक साथ था, जहाँ हम विनोदिनी को देख पाते हैं जिसे कभी भी अपने पति का प्यार नहीं मिला, क्योंकि महेंद्र का दिमाग तो हमेशा बच्चा ही रहा। विनोदिनी तो सिर्फ उसकी एक आया ही बनकर रह गई, और दूसरी तरफ बुलबुल को वो सब कुछ मिल रहा था जो उसे चाहिए था। इंद्रनील अपनी पत्नी बुलबुल को बहुत प्यार और सम्मान करता था। सिर्फ इंद्रनील ही नहीं बल्कि सत्या भी हर वक्त उसी के इर्द गिर्द घूमता रहता था, और उसका पति महेंद्र भी उसे गुड़िया मानता था और उसके साथ ही खेलता था। बुलबुल के सादगी और मासूमियत के कारण हर कोई उसे पसंद करता था और उसी के आसपास रहता था। विनोदिनी की तो जैसे महेंद्र की आया के सिवा परिवार में उसका कोई अस्तित्व ही नहीं थी, जिसे देख विनोदिनी के मन में बुलबुल के लिए ईर्ष्या और जलन पैदा हो गई। मतलब जो उसे नहीं मिला वो अपने सामने किसी दूसरी लड़की को मिलते हुए, और वो भी बेशुमार, ये बात वो कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। जिस कारण
विनोदिनी हमेशा किसी न किसी बात पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बुलबुल को टॉन्ट करती रहती थी। उधर बुलबुल और सत्या भी बड़े हो गए थे और बुलबुल को तब तक पति और देवर का अंतर भी समझ में आ गया था। लेकिन उसके लिए बचपन की दोस्ती अब प्यार में बदल गई थी, एक ऐसा प्यार जिसका कोई नाम नहीं है। दूसरी तरफ सत्या को तो बचपन से ही पता था कि बुलबुल उसकी भाभी है, लेकिन बुलबुल के लिए उसके दिल के कहीं एक कोने में शायद प्यार था। लेकिन फिर भी दोनों अपनी मर्यादा में रहते थे और अपने दिल की बात डायरी में एक कहानी के रूप में लिखते थे। इसी रिश्तों के कश्मकश में विनोदिनी ने अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने का रास्ता ढूंढ ली थी। मतलब वो बुलबुल को सभी से अलग कर देना चाहती थी ताकि सारा फोकस उस पर आ जाए। बुलबुल अधिकतर समय सत्या के साथ बिताती थी, तो वो सबसे पहले उन्हें अलग करने की कोशिश की। एक फैमिली पिकनिक के दौरान उसने इंद्रनील के सामने सत्या की शादी कराने की बात की, जिसे सुन बुलबुल के तो होश ही उड़ गए, लेकिन वो क्या ही बोल या कर सकती थी। विनोदिनी का प्रस्ताव सुन इंद्रनील को बहुत अच्छा लगा। ये देख विनोदिनी बुलबुल को टॉन्ट करने के लिए इंद्रनील को पहले बुलबुल से परमिशन लेने के लिए बोलती है, ये कहते हुए कि सत्या पर सबसे पहला हक तो बुलबुल का है, जो कहकर उसने इंद्रनील के मन में शक का बीज बो दिया। और इससे विनोदिनी ने एक तीर से दो शिकार कर लिया। पहला तो सत्या को बुलबुल से दूर करने का रास्ता बना दिया और दूसरा इंद्रनील और बुलबुल के बीच शक की एक लकीर खींच दी, जो आगे चलकर एक दीवार बन सकती है। लेकिन सत्या अभी शादी करने के लिए तैयार नहीं था। वो पहले अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी करना चाहता था, उसके बाद ही वो और किसी चीज़ के बारे में सोचना चाहता था, जिससे विनोदिनी का एक प्लान तो फेल हो गया। लेकिन तब तक उसके शक के बीज ने इंद्रनील के मन में अपने जरें पकड़ ली थी। ये देख वो और भी इंद्रनील के कान भरने लगती है, ये कहते हुए कि सत्या की गलती नहीं है, अगर कोई इतना वक्त साथ बिताए तो कुछ कुछ होता है। दोस्तों, जैसे किसी शक को यकीन में बदलते देर नहीं लगती, चाहे वो बेबुनियाद शक ही क्यों ना हो, वैसे ही उस दिन के बाद से इंद्रनील का शक दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा और चोरी छुपे वो बुलबुल पर नज़र रखने लगे। बुलबुल के दिल में सत्या के लिए एक अलग जगह है, ये जानने में इंद्रनील को ज़्यादा वक्त नहीं लगा। और ऊपर से जब उसे पता चला कि वे दोनों सबसे छुपा कर एक डायरी लिख रहे हैं, तो उसे बिना पढ़े ही उसका शक और भी बढ़ गया। लेकिन सत्या के रहते वो कुछ नहीं कर सकता था। सत्या शायद उसे रोक लेता और बात बिगड़ जाती, जिसके लिए पहले उन्हें एक दूसरे से अलग करना होगा। इसलिए इंद्रनील दुर्गा पूजा के बाद सत्या को लॉ की पढ़ाई करने के लिए लंदन भेजने का फैसला करता है, जिसे होने में अब सिर्फ 3 ही महीने बाकी थे। ये खबर सुन सत्या बहुत खुश होता है, क्योंकि यही तो वो चाहता था, यही तो था उसका सपना। लेकिन इस खबर से बुलबुल के तो जैसे पैरों तले से ज़मीन ही खिसक जाती है। रात को वे दोनों मिलते हैं। बुलबुल बोलती है कि अगर सत्या यहाँ से चला गया तो वो इस हवेली में बिल्कुल अकेली रह जाएगी। सत्या के सिवा यहाँ उसका अपना है ही कौन, और उसके जाने से डायरी की कहानी भी अधूरी रह जाएगी। ये सब कहते हुए बुलबुल रोने लगती है। उसे रोते हुए देख सत्या बोलता है कि उसे लंदन जाने में अभी काफ़ी वक्त बाकी है, तब तक वे दोनों इस कहानी को पूरा कर लेंगे और जितनी जल्दी हो सके वो लंदन से वापस आ जाएगा। ये कहकर वो बुलबुल को मनाता है। लेकिन इंद्रनील उन्हें आधी रात को चोरी छुपे मिलते हुए देख लेता है। वो उनकी बातें तो सुन नहीं पाता, लेकिन ये सब देख उसका शक अब यकीन में बदल जाता है। जिसके बाद दूसरे दिन ही इंद्रनील सत्या को लेकर कोलकाता चला जाता है, ये कहकर कि उसे सत्या के लिए कुछ पेपर्स बनाने हैं। जिसे सुन बुलबुल और भी अंदर से टूट जाती है, क्योंकि एक तो सत्या अब सिर्फ कुछ ही महीने उसके साथ रहेगा और ऊपर से इंद्रनील उसे अपने साथ कोलकाता ले जा रहा है, जिसमें काफ़ी वक्त गुजर जाएगा। लेकिन वो रोने के सिवा कुछ कर भी तो नहीं सकती थी, और उसके सामने से इंद्रनील सत्या को लेकर चला जाता है। जिसके बाद कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन सत्या वापस नहीं आता। और फिर एक दिन इंद्रनील अकेले वापस आता है, जिसे देख बुलबुल चौंक जाती है। इतने दिनों से बुलबुल सत्या की एक झलक देखने के लिए तरस रही थी। उसने सत्या के लंदन जाने की बात को मान ली थी और ये बचे कुचे कुछ महीने और दिन उसके साथ बिताना चाहती थी। लेकिन उसे जब पता चला कि इंद्रनील ने सत्या को कोलकाता से ही लंदन भेज दिया है, तो बुलबुल अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। वो समझ गई थी अब उसका सत्या से मिल पाना नामुमकिन है, जिसे जान बुलबुल दुख, दर्द और गुस्से में उस डायरी को जला देती है। दूसरी तरफ विनोदिनी को वो सब कुछ मिल गया था जिसकी उसे चाहत थी। सत्या जा चुका था और इंद्रनील भी अपनी पत्नी से दूर हो गया था और हर वक्त नशे में रहता था, जिसका फ़ायदा उठाकर वो इंद्रनील के करीब आ गई और अब उस हवेली पर उसका राज चलने वाला था, जो उसे लग रहा था। लेकिन विनोदिनी देखती है कि इंद्रनील अभी भी बुलबुल से ही प्यार करता है, जिसे देख वो बुलबुल और सत्या का नाम लेकर इंद्रनील को और भी भड़का देती है, ताकि इंद्रनील बुलबुल से और भी नफरत करने लगे और उसका इंद्रनील पर पूरी तरह से कब्जा हो जाए।
लेकिन उसके घी में आग डालने से हुआ ये कि इंद्रनील और भी भड़क गया, जिससे हुआ ये कि नशे की हालत में इंद्रनील को उस जले हुए डायरी का एक पन्ना दिखता है, जिसमें बुलबुल और सत्या का नाम पास पास लिखा हुआ दिख रहा था, जो असल में 2 अलग लाइंस में लिखे हुए थे। ये देख इंद्रनील गुस्से में एक लोहे के रॉड से बुलबुल को इतना मारा कि उसके दोनों टांगे टूट गए, जिसका इलाज डॉक्टर सुदीप ने किया, जिसे बताया गया था कि उसकी ऐसी हालत सीढ़ियों से गिरने की वजह से हुई है। लेकिन बुलबुल की हालत को देख सुदीप समझ गया था कि उसके साथ क्या हुआ होगा, लेकिन वो चुप रहा, क्योंकि एक ज़मींदार से कौन पंगा लेगा। तो बिना कुछ कहे सुदीप उसके पैरों का इलाज करके एक सही पोजीशन पर रख देता है और बताता है कि पैरों की हड्डियां बहुत डैमेज हो गई हैं, तो चाहे कुछ भी हो जाए इन्हें हिलाया ना जाए। ये कहकर डॉक्टर सुदीप वहाँ से चले गए। डॉक्टर सुदीप के जाने के बाद इंद्रनील ठाकुर भी उस हवेली को छोड़कर कहीं दूर चले गए, लेकिन विनोदिनी ऐसा तो नहीं चाहती थी। उसके लालच, ईर्ष्या और जलन ने उसके अपने ही परिवार को बर्बाद कर दिया, लेकिन इसका खामियाजा अब बुलबुल को भुगतना पड़ेगा, जिसके साथ ही ये सीन यहीं कट हो जाती है और हम प्रेजेंट टाइम में वापस आ जाते हैं। दूसरे दिन की सुबह सत्या के पास कोतवाल आता है और बताता है कि गांव में एक और व्यक्ति का खून हो गया है, जो असल में बच्चों के साथ गलत काम करता था। कोतवाल बताता है कि इस बार उनके पास एक चश्मदीद गवाह है, जो एक छोटी बच्ची है, लेकिन उसका कहना है कि इसे काली माँ ने मारा है, जिसे सुन सत्या हैरान हो जाता है लेकिन कुछ नहीं कहता। और जब उसे पता चलता है कि उस समय डॉक्टर सुदीप भी वहाँ आसपास ही थे, तो उसका शक सुदीप पर और भी गहरा हो जाता है। वहाँ का सारा काम ख़त्म करके जब वो हवेली वापस जाता है तो डॉक्टर सुदीप और बुलबुल को हवेली के आउट हाउस में देख पाता है, जहाँ कभी वो और बुलबुल मिला करते थे, जिसे देख उसे जलन के साथ साथ गुस्सा भी आता है, ये सोचकर कि बुलबुल एक खूनी के साथ घूम रही है। तो हवेली वापस आकर सत्या अपना तहकीकात करने लगता है, जहाँ वो देखता है कि सभी पोस्टमार्टम सुदीप ने ही किया है और हर खून के वक्त वो किसी न किसी तरह उसके आसपास ही होता है, जिससे उसे यकीन हो जाता है कि सुदीप ही लोगों को मार रहा है और इल्ज़ाम उस चुड़ैल पर लगा रहा है। मतलब अब उसे एक ठोस सबूत की ज़रूरत थी। सत्या ये सब सोच ही रहा था कि तभी बुलबुल वहाँ आ जाती है, जिसे सत्या इनडायरेक्टली समझाने की कोशिश करता है कि सुदीप से उसका मिलना जुलना सही नहीं है। उसे पता है कि बुलबुल से गलती हो गई है, सारा दोष सुदीप का ही है, जिसने उसके अकेलेपन का फ़ायदा उठाया। ये सब सुन बुलबुल ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है, जिसे देख सत्या और भी गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि उसने दादा को यानी इंद्रनील को लेटर लिखा है, ये पूछने के लिए कि बुलबुल के साथ क्या करना है, क्योंकि उसे पता नहीं कि ये सब जानने के बाद दादा बुलबुल को अपनाएंगे कि नहीं। और आखिर में सत्या बोलता है कि उसके ख्याल से बुलबुल को वापस मायके भेज देना चाहिए। ये सब सुन बुलबुल को बहुत दुख होता है, क्योंकि वो सत्या पर भरोसा करती थी। बुलबुल को लगता था कि अगर कोई उसे समझ ना भी सके, लेकिन सत्या उसे ज़रूर समझेगा। लेकिन आज उसका वो भ्रम भी टूट गया, जिसे सोच बुलबुल एक दर्द भरी आवाज़ में सिर्फ इतना कहती है कि वे सब लोग एक जैसे हैं, जिसे सुन सत्या वहाँ से चला जाता है और बुलबुल अपने बीते दिन के उस रात को याद करने लगती है, जब उसका एक नया जन्म हुआ था। और फ्लैशबैक में हम इस कहानी के दूसरे अध्याय को देख पाते हैं। तो हुआ कुछ ऐसा था कि उसी रात हम महेंद्र को बुलबुल के कमरे में देख पाते हैं। बुलबुल को ऐसी हालत में देख उसकी नीयत बिगड़ जाती है और गुड़िया गुड़िया बोलकर उसके साथ गलत काम करता है। इतना दुख, दर्द, अपमान मिलने के बाद बुलबुल तो अंदर से टूट ही चुकी थी और आखिर में अपना सम्मान भी एक वहशी दरिंदे के हाथों खो दिया, जिसे बुलबुल बर्दाश्त नहीं कर सकी और इस जीवन को अलविदा बोल दिया। वो निष्पाप थी। उसने जिस इंसान को बचपन से अपना पति माना, वो असल में उसका देवर था, जो उसे बड़े होने पर पता चला। इसमें उसका कोई दोष नहीं था, लेकिन फिर भी उसने अपने मन को मना लिया, सिर्फ इस उम्मीद में कि सत्या हमेशा उसके साथ एक दोस्त बनकर रहेगा। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। किसी ने भी उसे समझने की कोशिश ही नहीं की और एक मासूम की जान चली गई। ये देख काली माता बहुत क्रोधित हो गई और उस दिन से सभी रातें खून सी लाल हो गईं, जो संकेत था उस गांव के सभी पापियों के नाश का, जिसके साथ ही काली माँ बुलबुल को भी वापस जीवित कर देती है, लेकिन एक नए रूप में, एक नए व्यक्तित्व के साथ। दूसरी तरफ हम महेंद्र को देख पाते हैं, जो वो घिनौना काम करके तब तक वापस अपने कमरे में चला आया था, जिसकी हालत को देख विनोदिनी समझ गई थी कि उसने क्या किया। दूसरे दिन की सुबह विनोदिनी बुलबुल की साफ सफाई करके तैयार कर देती है, ताकि किसी को महेंद्र के करतूत के बारे में पता ना चले, और बुलबुल से किसी को कुछ न कहने को बोलती है, ये समझाते हुए कि
ये हमारे परिवार के सम्मान का सवाल है और हवेलियों में ऐसे कई राज दफन रहते हैं। बुलबुल चुपचाप उसे सुनती रहती है लेकिन कुछ नहीं कहती। तभी हम वहाँ सुदीप को देख पाते हैं जो चेकअप के लिए आया हुआ था। बुलबुल की हालत को देख वो समझ जाता है कि उसके साथ क्या हुआ है, लेकिन बुलबुल उससे कुछ नहीं कहती और उसे पैरों की पट्टी करके जाने को बोलती है, जिसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में वापस आती है। बुलबुल ये सब सोच ही रही थी कि तभी वहाँ विनोदिनी आ जाती है और उसे महेंद्र के बरसी की पूजा पर ले जाती है। पूजा में जाते वक्त बुलबुल को पता चलता है कि गाड़ीवान की पहेली पत्नी ने पानी में कूदकर अपनी जान दे दी है, क्योंकि उसके दूसरी पत्नी के कहने पर गाड़ीवान ने उसे घर से निकाल दिया था, जिसे सुन बुलबुल को बहुत गुस्सा आता है और ये सीन यहीं कट हो जाती है। दूसरी तरफ हम डॉक्टर सुदीप को देख पाते हैं जो उस गांव से जाने वाला होता है कि तभी वहाँ सत्या आ जाता है और उसे बंदूक की नोक पर रखकर पुलिस स्टेशन ले जाने लगता है। सुदीप उसे बताने की कोशिश भी करता है कि उसने किसी को नहीं मारा, लेकिन सत्या नहीं मानता और बोलता है कि अगर वो चुड़ैल उसके सामने आ जाए तभी वो उसे बेगुनाह मानेगा। वे लोग ये सब बातें कर ही रहे थे कि तभी वो चुड़ैल गाड़ीवान पर हमला करके उसे मार देती है, जिससे घोड़ा गाड़ी वहीं रुक जाती है। जब चेक करने सत्या बाहर आता है तो गाड़ीवान को मरा हुआ पाता है और तभी वो अपने सामने उस चुड़ैल को देख पाता है जो चुपचाप खड़े उसे ही देखे जा रही थी, जिसे देख सत्या एक पल के लिए डर जाता है, लेकिन बिना वक्त गवाए उस पर गोली चला देता है, जो उस चुड़ैल को लगती भी है लेकिन उसे कुछ नहीं होता और वो हंसते हुए जंगल के अंदर भाग जाती है। ये देख सत्या भी उसके पीछे जंगल के अंदर चला जाता है। तब तक सुदीप भी बाहर आ गया था और तभी उसके सामने वो चुड़ैल आ जाती है, लेकिन वो कोई चुड़ैल नहीं थी, वो बुलबुल थी, जिसे देख सुदीप को सब कुछ समझ में आ जाता है। और यहाँ हम इस कहानी के अंतिम अध्याय के बारे में जान पाते हैं। असल में बुलबुल के पैरों में इतनी गहरी चोट लगी थी कि उस जगह की हड्डी लगभग ना के बराबर थी, जिससे वो अपना पैर पूरी तरह घुमा सकती थी। इसलिए वो हमेशा जूते पहन कर रहती थी ताकि लोगों को गलती से भी उसके उल्टे पैर ना दिख जाए। काली माँ के आशीर्वाद से उसे जो शक्ति मिली थी उससे वो सिर्फ बुरे लोगों को ही मारती थी, जिसकी शुरुआत महेंद्र ठाकुर को मारकर हुआ था। फिर वे मास्टर दिनकर जो बाहर का गुस्सा अपनी पत्नी को बेरहमी से पिट कर निकालता था और कभी कभी तो बिना कारण ही मारता था। फिर वो सेठ जो बच्चों के साथ गलत काम करता था और आखिर में गाड़ीवान, जिसके वजह से उसकी पहेली पत्नी को अपनी जान देनी पड़ी। जिसके बाद हम प्रेजेंट टाइम में वापस आते हैं। सुदीप देखता है कि बुलबुल को गोली लगी है। ये देख वो उसकी मदद करने जाने ही वाला होता है कि तभी सत्या वहाँ आ जाता है। सत्या बताता है कि उसने चुड़ैल को देखा है, जिसका मतलब सुदीप निर्दोष है, तो वो जा सकता है और वो खुद जंगल के अंदर उस चुड़ैल का शिकार करने जा रहा है। ये देख सुदीप उसे रोकने लगता है और उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। सत्या खुद को छुरा के आखिर जंगल के अंदर चला ही जाता है, लेकिन इसी दौरान जंगल में आग लग जाती है, जिससे सत्या बहुत खुश होता है कि अब वो चुड़ैल जलकर मारी जाएगी और कहीं अगर वो बच गई तो वो उसे गोली मार देगा। दूसरी तरफ उस आग को देख सुदीप बड़ी बहू कहकर जंगल के अंदर चला जाता है। ये नाम सुन सत्या के तो जैसे पैरों तले ज़मीन ही खिसक जाती है, ये जानकर कि वो चुड़ैल नहीं बल्कि बुलबुल है, क्योंकि पूरे गांव में सुदीप सिर्फ बुलबुल को ही बड़ी बहू कहकर पुकारता था। और सुदीप की ही तरह वो भी समझ जाता है कि बुलबुल ने आज तक सिर्फ बुरे इंसान को ही मारा और उसने गोली बुलबुल पर चलाई थी और अब उसके कारण पूरे जंगल में आग लग गई है, जिससे घायल बुलबुल का बच पाना नामुमकिन था। ये सोचकर उसे अपनी सभी गलतियों का पछतावा होता है कि उसने अपने दोस्त को कभी समझा ही नहीं, जो एक सच्चे और अच्छे दोस्ती की नींव होती है। दूसरी तरफ हम बुलबुल को देख पाते हैं, जिसे देखते ही देखते जंगल की आग अपने आगोश में ले लेती है और ये सीन यहीं कट हो जाती है। जिसके बाद कहानी 1 साल बाद से शुरू होती है। वो हवेली जो एक समय शान से खड़ी रहती थी, वो अब एक खंडहर बन चुकी थी। विनोदिनी आश्रम वापस लौट गई थी और सत्या भी इस परिवार से सारे रिश्ते तोड़कर वापस लंदन चला गया था। हम इंद्रनील को देख पाते हैं जो हवेली में रहने वापस आ गया था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई पछतावा, कोई शर्मिंदगी नहीं थी। खैर, तो रात को जब वो सो रहा होता है तभी बुलबुल उसे ठाकुर मोशाई कहकर पुकारती है और उसकी आवाज़ पूरे हवेली में गूंजने लगती है, जिससे इंद्रनील की नींद टूट जाती है और अपने सामने बुलबुल को आकार लेते हुए देख पाता है और आखिर उसे भी अपने कर्मों की सज़ा मिल जाती है और ये आखिरी सीन भी यहीं कट हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है।
तो चलिए मिलते हैं दूसरी मूवी एक्सप्लेनेशन में, जहां डर का बसेरा हो।